अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नवीदा शेख और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ मेरे पॉडकास्ट आज के मेहमान में। आज हमारे साथ एक ऐसी नामवर शख्सियत मौजूद है जो पाकिस्तान के ग्रेट थिंकर और ऑथर हैं और हम में से काफ़ियों के उस्ताद भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर डॉक्टर इल्हान नियाज़ की। आज हम इनसे बात करेंगे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के करंट इशू पर जो हर स्टूडेंट के माइंड में घूम रहे हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं मेहमान की तरफ, करते हैं उनसे कुछ मज़ेदार सवालात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से थी और आप जो हमारे पाकिस्तान के ग्रेट रिसर्चर और राइटर माने जाते हैं, आपने हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है, आप हिस्ट्री के टीचर भी हैं। तो ये बताएं कि आपकी फैमिली में भी कोई राइटर रहा है? हाँ, मेरे फैमिली में तो एज सच कोई राइटर नहीं रहा है इन द सेंस ऑफ पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में। मगर मेरी जो बड़ी बहन है नादिया, वो पोएट हैं और वो ऑस्ट्रेलिया में होती हैं। तो उनका जो है क्रिएटिव राइटिंग में और क्रिएटिव वर्क में बहुत ज़्यादा हमेशा उनकी दिलचस्पी रही है। तो आप ये कह सकती हैं कि जो मेरे लिए अगर कोई मिसाल थी तो उन्हीं की थी विद इन दी फैमिली। ओके ओके, मतलब आप उनसे इंस्पायर हुए हैं। यस, यू कुड से दैट, यस। तो आपकी इब्तदाई तालीम और ये सारा आपने एजुकेशन सिस्टम आपने कहाँ से हासिल किया? अच्छा, मेरे जो पेरेंट्स थे वो फॉरेन सर्विस में थे। ओह तो नाइस। मैंने बहुत सारे मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो है तालीम हासिल की है, जिसमें से हिंदुस्तान भी है, अमेरिका भी है, नेपाल भी है। और अपनी जो मेरी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन है वो पाकिस्तान से है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, और फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। अच्छा, यानी कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से आपने अपनी हायर एजुकेशन ली है। जी बिल्कुल। तो आपको फिर ज़्यादा आइडिया होगा ये जो करंट इशू चल रहा है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? हम अक्सर देखें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी सुर्खियों में रहती है, वजह क्या है? देखें, जब मैं स्टूडेंट था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, तो ये था 2001 के बाद का जो पीरियड था। और तब भी जो है ये काउंसिल्स होते थे और उनके आपस में झड़पें होती थीं। और मुझे याद है कि एक स्टूडेंट भी तब मारा गया था इन्हीं किसी लड़ाई झगड़े में। और उसके बाद फिर जो हमारे तब वाइस चांसलर थे सानी साहब, वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। तो उन्होंने हॉस्टल में क्लीन अप ऑपरेशन की। कुछ साल तक जो है मामलात फिर जो है इजी हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही सारे मसाइल वापस आ गए। और 2010 के बाद से आप ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा सेमेस्टर नहीं गुज़रा है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, सिवाय जो कोविड के सेमेस्टर्स थे, जब यूनिवर्सिटी जो है कम से कम कुछ हफ़्तों तक हर सेमेस्टर में बंद ना रही हो, क्योंकि एक या दूसरा या तीसरा जो ग्रुप जो है स्टूडेंट्स में, उन्होंने सोचा कि हम यूनिवर्सिटी को फॉर वट एवर रीज़न बंद कर देते हैं। और जो रिस्पांस जो हमेशा फिर ऑब्वियसली आती है वो यही आती है कि जी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में इस तरह की इंस्टेबिलिटी क्यों है, कैसे है, इसको कैसे जो है ख़त्म किया जाए। और जब यूनिवर्सिटी दोबारा खुल जाती है तो लोग फिर भूल जाते हैं टिल द नेक्स्ट डिस्रप्शन। सो आई थिंक कि ये हमारा कुछ इस तरह का काफ़ी पुराना पैटर्न है। ये बताइए, जो तंजीमें बनाई जाती हैं हम यूनिवर्सिटीज़ में भी देखते हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है और ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, दोनों ही हमारे पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं और इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में हम अक्सर देखते हैं कि तंजीमें हैं। लेकिन हमें करंट मौजू अपना रखना चाहूँगी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हवाले से कि तंजीमें बहुत ज़्यादा हैं और बहुत स्टूडेंट को अफेक्ट करती हैं, टीचर्स को अफेक्ट करती हैं, माहौल को अफेक्ट करती हैं। तो इन तंजीमों को आप मद्देनज़र रखते हुए हमें ये जवाब दें कि आपने वहाँ पढ़ा भी, पढ़ाया भी, तो वहाँ की यूनिवर्सिटी का जो माहौल था उसने आपकी सोच को, आपके करियर को किस तरीके से शेप किया? अच्छा, जो हमारी फैकल्टी थी और जो हमें वहाँ पर तालीम मिली, थैंक्स टू दैट फैकल्टी, वो तो मैं कह सकता हूँ कि आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो आपको उसी मेयार की तालीम मिलेगी। हमारा डिपार्टमेंट शायद स्पेशली खुशकिस्मत था, बिकॉज़ हमारे पास बहुत ही अच्छे जो थे उस्ताद थे, इंक्लूडिंग सिकंदर हयात साहब, नईम कुरैशी साहब, रफ़ीक अफ़ज़ल साहब, डॉक्टर दुष्का सैयद, डॉक्टर राबिया ज़मान, डॉक्टर वक़ार अली शाह, मैनी अदर्स। एंड वहाँ पर यही था कि एक से एक जो है वो वर्ल्ड क्लास हिस्टोरियन अपने यानी कि फ़ील्ड के हिसाब से।
और सिर्फ अच्छे यानी कि रिसर्च करने वाले नहीं मगर पढ़ाने वाले भी अच्छे थे। ज़ाहिर है दोनों चीज़ें कभी कभार आपको एक साथ नहीं मिलती। और उसके पीछे एक वजह ये थी कि जब हम वहाँ पर स्टूडेंट्स थे तो यूनिवर्सिटी की टोटल इनरोलमेंट बहुत कम थी, इन द सेंस कि शायद हमारी टोटल इनरोलमेंट अर्ली 2000s में कोई 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट्स की थी, और हमारी जो रेगुलर फैकल्टी थी वो कोई 170-180 के करीब थी। हमारा अपना जो डिपार्टमेंट था हिस्ट्री में, आई थिंक सारे बैचेस को मिलाकर, मास्टर्स के भी और एमफिल पीएचडी को मिलाकर, मे बी यू हैव 70 स्टूडेंट्स, और हमारे कोई 11 रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स थे। सो एक वहाँ पर एक टाइम देने वाले आपको वहाँ पे प्रोफेसर्स मिलते थे, और आप उनसे जो भी सीखना चाहें, जो भी समझना चाहें, वो आपके लिए अवेलेबल होते थे। ये चीज़ जो है अब नहीं है, और इसलिए नहीं है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं तो एक तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई है रिलेटिव टू नंबर ऑफ़ फैकल्टी। सो फैकल्टी भी एक्सपैंड की है, यानी कि आई थिंक आजकल कोई 250-260 रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स होंगे, बट स्टूडेंट्स जो हैं वो अब 10,000 प्लस हैं। तो जो रेशो है रेगुलर फैकल्टी टू दी स्टूडेंट्स, वो बहुत ख़राब हो गया है। उसका एक नतीजा ये है कि फिर आपको बहुत सारी विज़िटिंग फैकल्टी हायर करनी पड़ती है। तो अगेन जब मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था तो शायद 2-3 ऐसे कोर्सेज़ होते थे जो विज़िटिंग फैकल्टी पढ़ाती थी, एंड लेट्स से 90% ऑफ कोर्सेज़ आपकी अपनी रेगुलर फैकल्टी ही पढ़ाती थी। अब तो ये है कि आई थिंक कि मे बी 30% ऑफ कोर्सेज़ आपकी रेगुलर फैकल्टी पढ़ाती होगी, एंड फॉर द रिमाइंडर ऑफ द कोर्सेज़ आपको कहीं और से जो है वो अरेंज करके फैकल्टी मेंबर ला के देते हैं। एंड उसका ऑब्वियसली उस तरह की कमिटमेंट हो ही नहीं सकती, बिकॉज द विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हैज़ टू कम, गिव द लेक्चर एंड देन गो टू द नेक्स्ट असाइनमेंट। वो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको उस तरह टाइम नहीं दे सकता है, और क्लास साइजेस भी इतने जो है बढ़ गए हैं। सो आई मीन आई रिमेंबर कि आई थिंक 2000, 2001, 2003 में तो इवन इकोनॉमिक्स जैसी डिसिप्लिन जो बहुत यानी कि पॉपुलर डिसिप्लिन थी, उसके एक सेक्शन में मैक्सिमम 35 स्टूडेंट्स होते थे, और उसको समझा जाता था कि ये बहुत बड़ी सेक्शन है। और अब ये है कि 50 की सेक्शन जो है वो समझी जाती है कि दिस इज़ जस्ट यू नो ओके। सो ऑब्वियसली जो भी आपकी टीचिंग का जो रेशो है वो फिर 20-30 स्टूडेंट को आप और तरीके से पढ़ाते हैं। अगर आपके पास 50, 60, 70, 80 स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली आप हर एक को वो टाइम दे ही नहीं सही सकते। बात है। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम कि जो नंबर ऑफ़ द रेगुलर फैकल्टी तब बहुत बेहतर था रिलेटिव टू द स्टूडेंट्स। टीचर्स कम हैं, स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी हायर क्यों नहीं करती है? तो आपको नहीं लगता यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है? स्टूडेंट्स क्यों नहीं, ये स्टूडेंट्स के लिए हम टीचर्स को क्यों नहीं हायर करते? देखिए उसकी वजह ये है कि जो आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं इंक्लूडिंग QAU, उनको हुकूमत उस तरह अब फंड्स नहीं देती जिस तरीके से वो पहले देती थी। तो आई थिंक कि जब मैं स्टूडेंट था तो मेरी एक सेमेस्टर की फ़ीस जो थी वो कोई 2,900 रुपये होती थी, जी जी, ऐसा ही है। मेरिट एंड पे आएंगे तो कम है, वरना तो वो लाखों में जा रही है। and now it is before you, so you would know better. So the thing is कि यूनिवर्सिटीज़ को फिर कैसे जो है वो फंड्स रेज़ करें। दे हैव सही ओनली सही। वन सोर्स ऑफ रेजिंग द फंड्स, और वो यही है कि आप फिर स्टूडेंट्स के ऊपर बोझ ज़्यादा डालें और आप उनको ज़्यादा चार्ज करें, नॉट जस्ट द फीस बट मे बी अदर चार्जेस एज वेल। सो ये जो एक ओवरऑल यानी कि जो पॉलिटिकल इकॉनमी का मसला ही है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है हुकूमत बनाती चली गई, चार्टर्स देती चली गई, जो फंड्स थे फॉर द हायर एजुकेशन सेक्टर वो उस हिसाब से नहीं बढ़ाए गए, और पिछले कोई 6-7 सालों से फ्रीज़ भी हुए हुए हैं एट अ स्टैगनेंट लेवल। सो बेसिकली जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हुकूमत जो है डिफंड कर रही है थ्रू इन्फ्लेशन।
सो सही। यानी कि इस दैट बात इज़ में कहना आप कितना हद तक सही होगा कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी जो है क्राइसिस से गुजर रही है? देखिए, जब मैं स्टूडेंट भी था तो तब भी यूनिवर्सिटी के पास कोई ऐसे लैविश रिसोर्सेज नहीं थे, बट फाइनेंशियली स्टेबल थी। अ, पिछले कोई 6-7 सालों में स्पेशली जो हमारी इनपुट कॉस्ट की इन्फ्लेशन हुई है, उससे यूनिवर्सिटी को बहुत नुकसान हुआ है। और क्योंकि जो HEC का जो ग्रांट है जो यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता है वो इसी पीरियड में स्टेबल रहा है, उसको हर साल नहीं बढ़ाया गया, तो जो भी आपको पैसे मिलते हैं उसकी जो रियल वैल्यू है वो कम होती चली गई है। So सही I सही। think last 6-7 years have been especially punishing, but QAU was never meant to be run at a profit. I mean, हमारे अपने भी जो सीनियर फैकल्टी थे, बाकी लोग थे, उनका एक आप समझे पब्लिक सर्विस का ईथॉस था कि ये यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली हर एक को तालीम देने के लिए है, जो भी आना चाहे अपने यानी कि मेरिट के बेसिस पर आ जाए, मॉडिफाइड बाय रीजनल कोटा, और उसको हम उसी तरह की एजुकेशन देंगे कि जिस तरह से वो किसी भी बाहर की यूनिवर्सिटी में चला जाए। सही। तो सो अभी जो हम सुनने को मिल रहा है हम लोगों को कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के जो एक्टिंग वाइस चांसलर उन्होंने समर कैंप बंद कर दिए हैं, क्या ये हकीकत है? इस वजह से कि हमने एक्सपेंस कंट्रोल करने, लोगों को पेंशन्स नहीं मिल रही हैं, टीचर्स को सैलरीज नहीं मिल रही हैं? अच्छा, जो क्योंकि मैं आजकल लीव पे हूँ, सही सही। तो मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम है अबाउट दिस स्पेसिफिक एपिसोड। जहाँ तक मुझे पता है वो ये है कि यूनिवर्सिटी का जो पिछला सेमेस्टर था उसमें काफ़ी हफ्तों तक बंद रही, और उस वजह से जो एग्ज़ाम्स और बाकी सारी चीज़ें थीं वो काफ़ी डिले हुई। तो यूनिवर्सिटी ने ये फ़ैसला किया कि हम इस दफ़ा समर सेमेस्टर नहीं ऑफ़र करेंगे, क्योंकि हमारे पास वो टाइम नहीं है ओवर द समर ब्रेक, यानी कि समर ब्रेक नहीं इतनी बची कि हम इसको ऑफ़र कर सकें। उसके साथ साथ आई थिंक कि देयर वाज अ प्रेस स्टेटमेंट कि जो हमारे जो QAU के हॉस्टल्स हैं उनका रफली मंथली कॉस्ट जो है उनको रनिंग में रखने का, वो कोई 44 मिलियन रुपीज़ और समथिंग इन दैट रेंज है। सो अगर स्टूडेंट्स जो हैं समर ब्रेक के लिए वापस घर चले जाते हैं और सारे हॉस्टल्स बंद हो जाते हैं फॉर दी 2 मंथ्स, तो बेसिकली आपकी कोई लेट्स से 70-80 मिलियन रुपीज़ की कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। सो सही। दैट वाज एट लीस्ट द लिटिल बिट दैट आई नो अबाउट दिस। ओके, लेकिन सर ये भी तो होता है कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इसीलिए जानी जाती है कि यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर के, एथनिसिटी के लोग आते हैं, एक कल्चर वेरिएशन है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए समर कैंप है कि काफ़ी स्टूडेंट जो है पास नहीं हो पाते, तो समर कैंप का वेट करते हैं कि उस टाइम पे जो अपने जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो पास कर जाएं। अगर हमने समर कैंप ही बंद कर दिया और उन बच्चों को जो है उस चीज़ से हमने महरूम कर दिया कि आप इस टाइम पे जो है पास हो सकते हैं, लेकिन हमने महरूम कर दिया, अब उनको 1 साल वेट करना पड़ेगा, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता कि जब ये डिसीजन लिया जा रहा था इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया कि नहीं? अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि हमारे काफ़ी ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो शायद ड्यूरिंग सेमेस्टर ये देखते हैं कि ये कोर्स जो है टफ़ जा रहा है, तो उसको आप रहने दें और फिर उस कोर्स को मेकअप कर लें इन एन ईजियर मॉड्यूल ओवर दी समर। तो एक तो थोड़ी सी ये टैक्टिकल चीज़ भी चल रही होती है amongst students, which is okay under the rules, आपको ये इजाज़त है तो इस तरह का आप कर सकते हैं। अदर थिंग ऑफ कोर्स इज़ कि अगर यूनिवर्सिटी के पास सिंपली टाइम नहीं रहा टू रन दी समर सेमेस्टर, और वो यूनिवर्सिटी फ़ैसला करती है कि आप अब बंद कर रहे हैं हॉस्टल्स, सो आई थिंक कि दैट इज़ अ फेयर डिसीजन बेसिकली, कि आप हॉस्टल्स को फिर क्यों खुला रखें अगर यूनिवर्सिटी जो है फुली जो है क्लोज्ड है। इसमें ऑब्वियसली कुछ रिसर्च स्टूडेंट्स का इसका जो है एलिमेंट हो सकता है अगर कोई PhD कर रहा है या इस तरह का सीनियर स्टूडेंट है, बट अगेन दी फाइनेंसेस और दी अदर कंसिडरेशंस स्पेशली आजकल वो तो बहुत अहम होंगी।
सही बात है सर। मैं वापस आऊँगी तंजीमों से। मैंने आपसे सवाल किया था कि तंजीमें बनती क्यों हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में? अच्छा, बेसिकली तो इसके पीछे एक आप ये समझें कि पाकिस्तान में जब स्टूडेंट यूनियंस थे तो स्टूडेंट्स के आपस में काफ़ी पॉलिटिक्स होती थी और समटाइम्स दैट पॉलिटिक्स वुड आल्सो गेट वायलेंट, बट जो ब्रॉडर सोशल या पॉलिटिकल इश्यूज थे उसके ऊपर स्टूडेंट्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वॉइस थी। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एंटी अयूब मूवमेंट को स्टडी करें, उसमें स्टूडेंट्स प्लेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। अगर आप ये देखें, इवन जो पीएनए की एजिटेशन थी अगेंस्ट भुट्टो, उसमें भी स्टूडेंट्स प्लेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। अगर आप मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी को देखें जो ज़िया के ख़िलाफ़ चली थी, हालांकि वो इवेंचुअली इट वाज नॉट सक्सेसफुल, बट उसमें भी स्टूडेंट्स प्लेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। सो आई थिंक कि जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने ये सोचा कि हमें इस तरह के स्टूडेंट्स चाहिए जो बेसिकली ब्रॉडर इश्यूज़ के ऊपर ना सोचें, सो दैट वो जो भी गड़बड़ करें, जो भी वायलेंस करें, जो भी जो है पॉलिटिक्स करें, टू यूज़ दैट फ्रेज़, वो अपनी ही यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया के लिए मसला बने, बाकी जो है मुल्क की इंतज़ामिया की या हुकूमत के लिए मसला ना पैदा करें। सो दैट इज़ आई थिंक व्हाट हैपेंड टू QAU वेरी विजिबली कि जब आपकी जो पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको साइडलाइन किया गया और उनकी जगह पे फिर जो ये मुख्तलिफ एथनिसिटी पे या डोमिसाइल के ऊपर जो बेस्ड काउंसिल्स हैं उनको उसकी जगह पे फिल किया गया। सो द रिज़ल्ट इज़ कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इन अ सेंस डीपोलिटिसाइज हो गए, क्योंकि आप ये बेसिकली 1990s के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने किसी भी मेजर नेशनल इशू के ऊपर एहतजाज किया हो या कोशिश की हो कि हम हुकूमत को प्रेशर में लेकर आएं या हम जो है एजिटेट करें किसी भी चीज़ के ऊपर। जो भी उनकी सियासत होती है वो इसी चीज़ की होती है कि जी किसी ने दूसरे के बस की सीट पे कब्ज़ा कर लिया तो उसको जो है बाद में लड़कों ने पकड़ के जो है उसकी पिटाई की, फिर उसकी जवाबी कार्रवाई हुई, चलो जी लड़ाइयाँ हो गई, हॉस्टल बंद हो गए, बस बंद हो गई, हंगामा हो गया, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बुला लिया गया कि जी आप हमारी मदद करें टूरिस्ट। सो दिस वाज एक्चुअली आई थिंक समथिंग व्हिच वाज डन एंड आई थिंक इट सक्सीडेड वेरी वेल। अच्छा, 1984 के बाद स्टूडेंट यूनियंस पर जो है पाबंदी लगाई, लेकिन आज भी हम ये ग्रोहबंदी और तशद्दुद मौजूद देखते हैं, हर जगह पाई जाती है। तो आप क्या समझते हैं, इस बैन का असल मसला हल हुआ या मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जिस मकसद के लिए बैन किया गया था वो मकसद जो है पूरा हो गया है। बिकॉज़ पाकिस्तान में हालांकि आपके पास अब तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, बट द फैक्ट इज़ कि उनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कोई भी नहीं है, और इसी वजह से नहीं है कि उनके पास कोई ऐसा चैनल नहीं है कि वो अपनी जो डेमोक्रेटिक वॉइस है या अपने जो एक सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है वो हासिल करें। सही। सो जो बैन का मकसद ये नहीं था कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को हम ख़त्म कर दें। बैन का मकसद ये था कि हम स्टूडेंट्स को इफ़ेक्टिवली नेशनल पॉलिटिक्स से निकाल दें एज अ फैक्टर। सही। So in that sense, I'd say that the ban was a tremendous success. और जो आपकी आजकल की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशली जो एथनिक काउंसिल्स एट्सेट्रा, सो दे प्ले दैट रोल मार्वलसली वेल, कि इसेंशली वो इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आते, और जो उनके आपस के छोटे मोटे झगड़े हैं, टर्बुलेंस क्रिएट करनी और अपने ही बेसिकली ये सारे इदारे छोटे को, मोटे मसले जो है मर्डर तक चले जाते हैं। नहीं, यही तो you see now that is the sad part, isn't it?
एंड एज इसको आई इसकी मेंशन, रोकथाम के लिए कोई कुछ क्यों नहीं करता, जब आपको पता है यूनिवर्सिटी में ऐसी तगड़ी जो है यूनियंस मौजूद हैं जो मर्डर तक कर देती हैं। एक बच्चा पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी आया है, जी एक गरीब घर का है या कह लें किसी भी फैमिली से आ रहा है, वो तो अपना बच्चा भेज रहे हैं कि बच्चा तालीम हासिल करके घर आएगा, माँ तो बैठी वेट करी अपने बच्चे का। लेकिन जो बच्चा पढ़ने के लिए बैग उठा के यूनिवर्सिटी गया, जब वापस आया तो उसकी मैयत आएगी, कितना मतलब आपको नहीं लगता थोड़ा ये हमारे लिए नुकसान का बायस है? यूनिवर्सिटी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। देखिए, जो वायलेंस है ऑन कैंपस, उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। जो 60s का दौर है, 70s का दौर है, अर्ली 80s का दौर है, उसमें भी आपको स्टूडेंट एक्टिविज़म बहुत नज़र आएगी, और उसमें भी जो है स्टूडेंट्स ने जो है सेक्रीफाइसेस दी होंगी। जो उसका बाद का जो वक्त है, जो आज तक चल रहा है, उसमें फिर इसी तरह की जो है, आप समझें पेटी ग्रीवेंसेस के ऊपर या पेटी इश्यूज़ के ऊपर लड़ाई झगड़े होते हैं, और बदकिस्मती से इस तरह के हादसे भी हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो क्या यूनिवर्सिटी से इनके रोकथाम के लिए कोई एक्शन लेती है या आई रिश्वत में मुलविस होती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इनको रोकने के लिए एज सच यूनिवर्सिटीज़ के पास कोई ऐसी यानी कि इंतज़ामी सलाहियत है या पॉलिटिकल सपोर्ट है कि उनको जो है रोका जाए। हाँ, ये ज़रूर होता है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम कोई एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर आ जाता है और वो कोशिश करता है फॉर सम टाइम कि चलो इसको रोल बैक करो, बट वो एक पर्सनल एफर्ट होती है, और जब उनका टर्म ख़त्म हो जाता है या उनको हटा दिया जाता है तो फिर वो दोबारा से वो चीज़ें ऊपर आ लेकिन जाती सर एक हैं। सवाल है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कौन सी तंजीम ज़्यादा तगड़ी है या ताकतवर है? मैं किसी को इस तरह की चीज़ के ऊपर ग्रेड देना नहीं पसंद करूँगा कि कौन जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, बट एक चीज़ क्लियर है कि अगर कोई भी जो ये काउंसिल है पिछले कम से कम 2010 से लेकर अब तक जो मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि अगर कोई भी काउंसिल ये बेसिकली फ़ैसला कर दे कि हमने यूनिवर्सिटी बंद करनी है, तो यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है, तो मोर और हमारे लेस। वाइस चांसलर या एक्टिंग वाइस चांसलर जो भी हमारे, या इवन टीचर्स, क्या वो इतना होल्ड नहीं रखते कि वो इन तंजीमों को रोके? ऐसे लग रहा है जैसे तंजीमें उन पे होल्ड रख रही हैं। नहीं, वो एग्जैक्टली उनको कैसे रोकें? यू सी, आई मीन दी प्रोफेसर्स एग्जैक्टली वो कोई कंग फू मास्टर्स तो नहीं है कि वो जाके अगर कोई ताला लगा दे और वहाँ पे बैठ जाए। यूनिवर्सिटी कैन डू इज़ ऑब्वियसली कि यूनिवर्सिटी की अपनी एक एटलीस्ट ऑन पेपर कैंपस की सिक्योरिटी है, जो बेसिकली एक आप समझें चौकीदारी किस्म की चीज़ है। इट्स नॉट अ वेरी सीरियस जो है फोर्स। फिर ये है कि अगर कोई इस तरह की गड़बड़ हो जाती है, यूनिवर्सिटी कैन आस्क द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर असिस्टेंस। नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज़ कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिलक्टेंट होती है कि वो कैंपस पर आए। अगर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हो जाए या ज़्यादा देर तक हो जाए तो फिर शायद वो थोड़ा बहुत आपकी मदद कर देते हैं, बट एज सच तो जो यूनिवर्सिटी के पास कोई ऐसी कोर्सिव मींस तो नहीं है कि वो किसी को जो है मजबूर करे। यानी कि आप इसको किस हद तक समझते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी कंट्रोल नहीं करी इन तंजीमों को, यानी कि तंजीमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारी यूनिवर्सिटी से? देखें, अगर यूनिवर्सिटी खुलती है और बंद होती है इनके कहने पर, देन ऑब्वियसली दे आर स्ट्रॉन्गर देन द एडमिनिस्ट्रेशन। सही। तो फिर ये बताएं कि इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है इन तंजीमों का, अच्छा, जब खासकर बात हो हमारे एकेडमिक फ्रीडम की? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि जो एकेडमिक फ्रीडम है वो इस तरह की तंजीमों से उसका कोई ऐसा रिश्ता है। एकेडमिक फ्रीडम जो है वो आपके ब्रॉडर इंटेलेक्चुअल कल्चर से उससे जो है आपके पास आती है। आपके कुछ ऐसे इदारे हैं जहाँ पर एकेडमिक कल्चर है थोड़ा बहुत, जिसमें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी भी है, but these organizations, they have no relationship with that.
सही। अच्छा सर, एक चीज़ देखी जाती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ग्रुपिंग हो रही है टीचर्स के इलेक्शंस होते हैं और टीचर्स के अंदर अपनी ग्रुपिंग है, अपने तज़ाद हैं, अपने मसले मसाइल हैं। अब इस सबसे हमारा एक आम स्टूडेंट अफेक्ट होता है। इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्यों टीचर्स की इलेक्शंस और ये ग्रुपिंग हो रही है? ओके, सो जो लेट्स से अगर कायद आज़म यूनिवर्सिटी की बात करें तो कायद आज़म यूनिवर्सिटी में 3 इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, जिनमें से एक एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन है, जो एकेडमिक्स के यानी कि फैकल्टी मेंबर्स की है। ओके ओके। एक ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, जो यूनिवर्सिटी के सीनियर ऑफिशियल्स की बॉडी है, और एक एम्प्लॉयज़ की एसोसिएशन है, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन EWA। और वो जो है बाकी जो यूनिवर्सिटी का जो अमला है उसको रिप्रेजेंट करती है। वो सबसे बड़ी एसोसिएशन है बाय वर्च्यू ऑफ नंबर्स, और सेकंड पे जो एकेडमिक स्टाफ है, और थर्ड पे जो ऑफिसर्स की वेलफेयर एसोसिएशन है। तो ये 3 जो है इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, और ये वॉलंटरी एसोसिएशंस हैं। इन एडिशन टू दिस, जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी का जो सिंडिकेट है, उसके अंदर 2 फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होके जाते हैं, एक एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पे और एक फुल प्रोफेसर लेवल पे। सो ये बेसिकली आप समझें कि फैकल्टी का रिप्रेजेंटेशन का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है, और ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स का भी ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर है। सही। तो अगर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से चल रहा है तो आपको नहीं लगता कि ये हमारे स्टूडेंट के लिए थोड़ा बहुत नुकसानदेह है? क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि एक एमफिल या PhD का बच्चा है, अपना थीसिस जमा करवाने के लिए वो सुपरवाइज़र के पीछे भागता है और सुपरवाइज़र अवेलेबल नहीं है। वो उसके वेट के अंदर पूरा पूरा दिन यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी में अपना गुजार रहा है, और इन द एंड हमें उनको टीचर प्रोवाइड ही नहीं किया जाता है। अब उस मसले को हल करने के लिए, या समटाइम्स कह लें अटेंडेंस के ऊपर इश्यूज़ आ जाते हैं, उस मसले को हल करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स तंजीमों का सहारा लेते हैं। क्या ये सहारा लेना, क्या ये कल्चर सब ठीक है? जो स्टूडेंट्स की बॉडी है कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, लेट्स से अप्रॉक्सीमेटली आप कहें कि 10,000 स्टूडेंट्स हैं सही रफली, से। शायद कभी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, बट लेट्स से 10,000 स्टूडेंट्स हैं। आई वुड आर्ग्यू, और ये मैंने बार बार प्रपोज भी किया है वेरियस कमिटीज़ में, कि आपको स्टूडेंट्स को एक फंक्शनिंग स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देनी चाहिए, क्योंकि एज अ फैकल्टी मेंबर, एज एन ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी, एज एन एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी, हमारे पास इलेक्टेड बॉडीज़ हैं जो हमारे पूरे जो है कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स के पास ऐसी इलेक्शन नहीं है। सो आई वुड से कि जो हल है इस मसले का वो यही है कि आपको एक स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, यानी कि इट्स बेसिकली स्टूडेंट यूनियन बाय स्लाइटली डिफरेंट नेम, उसका नाम यूनियन भी आप रख सकते हैं। और उस यूनियन को आप 2 तरीक़ों से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। पर्सनली आई हैव अ बिट ऑफ अ बायस टुवर्ड्स अ पार्लियामेंट्री फॉर्म, others may favor a more presidential form, but either ways आप ये करें कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हर साल अपनी एक कैबिनेट इलेक्ट करें, जिसमें पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक कंस्टिट्यूएंसी हो, और उसके साथ साथ एक अपनी स्टूडेंट्स की असेंबली बनाएं, जहाँ पर बेसिकली बाय सेक्शन आप अपने रहनुमा भेजें। बेसिकली यू कैन हैव लाइक कैबिनेट जो डायरेक्टली इलेक्टेड है, और फिर एक सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स की पार्लियामेंट या स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी वो हो, और ये 2 जो हैं फिर स्टूडेंट्स के जो कलेक्टिवली जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व करें। सही। जो स्टूडेंट अगर कोई इस तरह की गवर्नमेंट बनती है तो उनके जो प्रेसिडेंट हैं या सेक्रेटरी हैं या एटलीस्ट सम जो उनके कैबिनेट मेंबर्स हैं, उनको आई वुड थिंक एटलीस्ट एज एन ऑब्जर्वर सिंडिकेट में भी बैठना चाहिए, एंड एटलीस्ट एज एन ऑब्जर्वर उनको एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च बोर्ड में भी बैठना चाहिए, और एकेडमिक काउंसिल में भी बैठना चाहिए। नहीं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी काफ़ी जगहों पे लैग कर रही है। नहीं, देखें, यू सी द थिंग इज़ कि अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, देन 2 थिंग्स विल हैपन।
नंबर वन कि जो आपके ये काउंसिल्स हैं दे विल गो आउट ऑफ बिजनेस, राइट बिकॉज फिर आपकी पूरी कंस्टिट्यूंसी है यूनिवर्सिटी की और आपने हर एक से वोट लेना है, और आप फिर इस तरह से कि जो सेल्फ अपॉइंटेड लीडरशिप है इन काउंसिल्स की वो फिर ख़त्म हो जाएगी। राइट दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है उसको भी काफ़ी जो है परेशानी होगी कि अगर 10,000 स्टूडेंट्स के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उसके सामने आ जाएं। यू सी, सो राइट नाउ व्हाट हैपेंस इज़ कि जो ये सेल्फ अपॉइंटेड बॉडीज़ हैं ये एक लिहाज से उन्होंने ठेका लिया हुआ है कि जी हम रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, बट ओवरऑल स्टूडेंट्स ने तो उनको नहीं इलेक्ट किया। सही बात है। दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है they would rather deal with these people than deal with an actual student government. So अगर आप let's say ये आप बात कर रही हैं कि about individual problems इस तरह की चीज़ें, ठीक, उसका जो एक structural हल है वो यही है कि आप by whatever name आप इस system को establish करें and let the students have their representatives. सही। अच्छा सर, एक और चीज़ है, रिपोर्ट्स के मुताबिक 58% जो टीचर्स हैं वो अफेक्ट होते हैं प्रेशर से, मेंटल स्ट्रेस से, कि गैर हाजिर स्टूडेंट को पास किया जाए। ये मैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में भी जब अपना हमारा टाइम पीरियड था हमने देखा है, टीचर्स जो है ऐसे स्टूडेंट को पास करते थे, उनके स्टूडेंट के ऐसे CGPA आते हैं जो कि क्लास भी नहीं अटेंड करते। तो जब टीचर्स पे प्रेशर डाला जाता है कि उन गैर हाजिर स्टूडेंट को पास किया जाए, तो टीचर्स के लिए क्या माहौल होता है? क्या कभी टीचर्स इनको काउंटर करते हैं कि हम नहीं पास कर सकते, या क्या वजूहात हैं? देखिए, अगर आप कायद आज़म यूनिवर्सिटी का ओवरऑल डाटा देखें, सो वी हैव अ प्रिटी हाई फेलियर रेट ओवरऑल। यानी कि आई थिंक अगर लेट्स से मैं आपको हिस्ट्री की मिसाल दे सकता हूँ कि अगर लेट्स से हमारे पास एक साल में लेट्स से 100 स्टूडेंट्स आते हैं, देन जो उनकी फ़ाइनल जो ग्रेजुएटिंग बैच होगी वो रफली 60 to 70 की होगी। तो यानी कि कोई आप समझें 30 to 40%, 1/3 की रफली जो है वो अट्रिशन की रेट है। कुछ डिसिप्लिन्स हैं जहाँ पर उससे भी ज़्यादा है एंड आई एम श्योर कुछ होंगे जिनकी उससे थोड़ी सी कम है। सो इन दैट सेंस अगर कोई इस तरह का इंडिविजुअल केस है या इंडिविजुअल इंस्टेंस है तो चले वो होगा, आई मीन नहीं होना चाहिए, बट ओवरऑल हमारी जो ये अट्रिशन की रेट है वो नहीं इंडिकेट करती कि कोई ऐसा ख़ास जो है वाइड स्प्रेड प्रेशर है किसी के भी ऊपर। जहाँ तक अटेंडेंस की बात है तो अगेन आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा इंडिविजुअल कोर्स इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करता है कि कुछ अटेंडेंस के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और कुछ जो है बेसिकली इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल दे नॉट इंटरेस्टेड कि अगर आपने आना है क्लास में आप आ जाएं, नहीं आना तो खुशी से ना आएँ, आप बैठे रहें घर पे या जहाँ मर्ज़ी। बिकॉज यू सी अगेन द थिंग इज़ कि दी स्टूडेंट्स आर यंग एडल्ट्स, सो अगर आप नहीं क्लास आना चाहते, नहीं सीखना चाहते, तो आपको कोई घसीट के तो नहीं लेकर आएगा वहाँ पर। सो आई थिंक कि ये भी एक लिहाज से ठीक है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में इस तरह का ओवर डिसिप्लिनिंग ऑन इश्यूज़ ऑफ अटेंडेंस, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि एक रफ़ सा आपका होना चाहिए कि ठीक है, अगर लेट्स से 80% का अटेंडेंस रूल है तो उसका मतलब यही है कि अगर लेट्स से 32 आपके लेक्चर्स हैं ओवरऑल इन अ सेमेस्टर, then attend at least 25-26 of them. सर वो बात तो ठीक है, लेकिन जब एक स्टूडेंट गैर हाजिर है, अटेंडेंस पूरी नहीं है, अटेंडेंस रजिस्टर वो जस्टिफाई करता है, लेकिन वो बच्चे पास हो जाते हैं, क्यों? ओके, सो अगर वो इम्तिहान दे के पास हो रहे हैं, विच इज़ नॉर्मली द केस, देन द क्वेश्चन इज़ कि उस इम्तिहान में क्यों इस तरह का कंटेंट नहीं है कि वो स्टूडेंट जो क्लास अटेंड नहीं कर रहा उसको जो है इतनी आसानी से क्लियर कर पा रहा है। अगेन इसमें जो है डिसिप्लिन का भी थोड़ा सा होगा फ़र्क। सो आई वुड से दैट मे बी इन सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स, बिकॉज वो टेक्स्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, तो आप लेक्चर ना भी अटेंड करें
you can still cover the course if you just sort of read the notes or you've read the things. कुछ ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जो ज़्यादा टेक्निकल हैं, लैब बेस्ड हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली अगर आपने वो चीज़ मिस कर दी है और आपको नहीं पता है कि वो चीज़ कैसे होती है, देन यू आर एट अ कंप्लीट लॉस सर इफ़ यू आर आप तो टेस्टेड ऑन पेपर पे इट. बात कर रहे हैं, अगर एक बच्चा अवेलेबल नहीं है, क्लास में नहीं आ रहा, गैर हाजिर है, हम तो यूनिवर्सिटीज़ में हमारे साथ तो ऐसा होता था कि आपने अगर नहीं एक सर्टेन अमाउंट अपनी अटेंडेंस कंप्लीट की, प्रॉक्सी लग जाती है और आप पेपर में नहीं बैठ सकते. एक स्टूडेंट की अटेंडेंस सही नहीं है, गैर हाजिर रहा है, तो वो पेपर तक पहुंचा ही कैसे? क्या उसने कोई रिश्वत दी है किसी इंतज़ामिया को कि मुझे एटलीस्ट मुझे एडमिट कार्ड मिल जाए, मैं पेपर देने के लिए बैठ जाऊँ? यहाँ पर भी तो थोड़े से मसले मसाइल आते हैं. देखें, दिस इज़ समथिंग अगेन विच आई हैव सीन अगेन एंड अगेन सिंस आई बीन अ फैकल्टी मेंबर कि बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं लेट्स से लिस्ट भेज देते हैं कि इन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो पूरी नहीं है. कुछ केसेस में नॉन रजिस्ट्रेशन के भी इश्यूज़ होते हैं कि इट्स नॉट जस्ट नॉन अटेंडेंस बट उन्होंने कोर्स को इन अ टाइमली मैनर वो रजिस्टर भी नहीं किया. फिर जो है वो स्टूडेंट्स जो है वीसी के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि सर जी ये क्या जुल्म है, हमें जो है ये सिट नहीं करने दे रहे इन दी एग्ज़ाम. एंड इन मैनी केसेस मे बी द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन थिंक्स कि इट्स बेटर कि आप इनको इम्तिहान में बैठने दें और अपनी जान छुड़ाएं इनसे, बजाय इसके कि यू फेल देम एंड you stop them from attempting the paper and then you keep them around here for longer. ठीक, सो ये भी उसमें एक चीज़ हो सकती है. लेकिन इसकी अदर साइड भी है जो मैंने बहुत प्रैक्टिकली देखी है. कुछ स्टूडेंट्स नहीं बैठते, वो एक नेक्स्ट सेमेस्टर में अपीयर होंगे, बैठेंगे, वो भी तो इंतज़ामिया के पास जाते, टीचर्स के पास जाते, रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी जाती. लेकिन जिनकी सुनी जा रही है तो क्यों सुनी जा रही? क्या उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड या इन्फ्लुएंशियल सिस्टम है या कोई रिश्वत की इन्वॉल्वमेंट है? वजूहात क्या हैं? ये बाइसनेस क्यों है? Again, you'll really have to get some data on this कि who exactly is availing of this thing. So अगर कोई let's say student leader type है, बहुत बड़ा, यानी कि trouble maker है, so I can understand perhaps if the administration thinks कि चलो यार इसको जाने दो, ठीक, या एटलीस्ट एग्ज़ाम में बैठने दो. अगर किसी की इस तरह की न्यूसेंस वैल्यू नहीं है तो हो सकता है कि फिर जो है यूनिवर्सिटी देन डज नॉट पर्टिकुलरली केयर आइदर वेज. एंड ये तो अगेन सिर्फ यूनिवर्सिटी का तो मसला नहीं है, ये तो आई मीन पूरे पाकिस्तान का मसला है कि अगर कोई आपके पास जेन्युइन प्रॉब्लम के साथ, शराफत के साथ आता है और अपनी जो है दरख्वास्त देता है, तो आप उसको जो है नहीं एंटरटेन करते, और जिसकी न्यूसेंस वैल्यू है उसको फिर आप एंटरटेन करते हैं. सो इसेंशली आप इन अ वे आप इनकरेज कर रहे हैं टू बिहेव बैडली सो दैट आपको फिर स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए. हमारे सिस्टम में ही खराबी है, तभी हमारा सिस्टम इस तरह से चलता है. आई थिंक उसका एक ऑब्वियसली जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो उसी जो है सोसाइटी में. अच्छा सर, ये जो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग और गैर कानूनी एक्टिविटीज़ हम यूनिवर्सिटीज़ में होते देखते हैं, आपको नहीं लगता कि ये माहौल ख़राब करेगी या फिर जो है हमारे स्टूडेंट को ख़राब कर सकती है? कुछ यूनिवर्सिटी स्टेप्स लेती है इनको कंट्रोल करने के लिए कि नहीं? जो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, और ये मैं ज़ाहिर बात पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, कोई काउंसलिंग की फैसिलिटी नहीं है फॉर द स्टूडेंट्स, प्रॉपर फैसिलिटी, कि बिकॉज दिसी आपकी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो इन्फोर्समेंट नहीं है, वो अवेयरनेस है. हमारे पास कोई ऐसा जो है प्रोविज़न नहीं है कि आपके पास स्टूडेंट्स को काउंसलिंग दी जाए, उनको ड्रग अवेयरनेस दी जाए, उनको जो है किसी ना किसी तरीके से समझाया जाए कि दिस इज़ द डेंजर्स ऑफ डूइंग दीज थिंग्स. सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑलवेज. सो हमारे पास वो अवेयरनेस को रेस करने के लिए और फिर स्टूडेंट्स के जो जेन्युइन जो सोशल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं उनको भी एड्रेस करने के लिए सिंपली पुट वी जस्ट डोंट हैव द फैसिलिटीज़. सो इसका यही मतलब होता है कि जो स्टूडेंट आता है टू पब्लिक यूनिवर्सिटी, इन मैनी केसेस ये शायद उनके लिए ज़िंदगी में पहली दफ़ा उनको ये होता है कि वो अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से दूर गए हैं.
they are in a new environment, ठीक, they are in a situation जहाँ पर उनको बहुत सारी नई चीज़ों के साथ डील करना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ उनको जो है इन चीज़ों की एक्सेस भी शायद पहली दफ़ा ऐसी मिल बात है, जाती है, एक फ्रीडम मिल जाता एक है। फ्रीडम आपको मिल जाती है. सो दैट इज़ समथिंग विच अगेन, अगर उस स्टूडेंट के पास पहले से कोई अवेयरनेस नहीं है, उसकी कंडीशनिंग नहीं हुई हुई, then they'll be very very vulnerable to it. सर अभी हमने ये बात की काउंसलिंग नहीं होती है, लेकिन अगर देखा जाए यूनिवर्सिटीज़ में साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, पढ़ाने वाले भी साइकेट्रिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं. अगर हमारे पास टीचर्स मौजूद हैं तो आपको नहीं लगता कि हमें ऐसे टीचर्स को जो है एक सामने भी रखना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट इस सबके में फंस चुका है तो उनकी काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी जाए, या वैसे ही एक सब्जेक्ट के फॉर्म में या फिर कह लें एक एक्टिविटी के फॉर्म में हमें स्टूडेंट से बात करनी चाहिए, स्टूडेंट के अंदर अवेयरनेस फैलानी चाहिए? देखें, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कायद आज़म यूनिवर्सिटी में वी हैव अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी, एंड वो स्टूडेंट्स को कुछ थोड़ी बहुत काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, बट ऑब्वियसली ये उनका फुल टाइम जॉब तो नहीं है. सही बात है, लेकिन देखे सर इससे हमारे You स्टूडेंट तो need अफेक्ट हो रहा है. proper, again you see, the thing is कि उसका हल जो है वो यही है कि आपको प्रॉपर जो है स्टूडेंट्स के लिए काउंसलर्स चाहिए होंगे, और अगर आप काउंसलर्स में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, नहीं जो है स्टूडेंट्स को प्रॉपरली जो है अवेयरनेस देंगे, तो फिर ये जो बाकी जो चीज़ें हैं कि जी आप इन्फोर्स करें, बिकॉज वी वेरी क्विकली वी गो टू दैट मोड कि जी ये चीज़ें आ रही हैं, इनको किसी तरीके से रोका जाए एट्सेट्रा. एंड अगेन व्हाट वी सीन बेसिकली इज़ के इन्फोर्समेंट की जो ये मेकनिज़म्स हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं हैं. So you just create a reputational risk and you don't actually deal with the underlying. टीचर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, साथ में हमारी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़रा ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखें. इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, 2018 में एचईसी ने एक हरेसमेंट और ड्रग कंट्रोल पॉलिसीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ. जी बिल्कुल, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 1962 में जस्टिस कोर्नेलियस ने जो है पाकिस्तान की सिविल सर्विस को एक हाईली स्पेशलाइज्ड नॉलेज बेस्ड सिविल सर्विस बनाने का पूरा रिपोर्ट बना के पेश किया था, और वो भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो चुका है. सो इन पाकिस्तान यू कैन बेसिकली टेक योर पिक. सही बात, हमने यहाँ तक भी सुनी है कि सर वाइस चांसलर अपनी सीट से उतरा था तंजीमों को रोकने के लिए, और ये जो हरेसमेंट के थे केसेस हुए हैं, मतलब ये काफ़ी कुछ कायद-ए-आज़म में हम काफ़ी कुछ सुनते हैं, हमेशा सुर्खियों में रहती है हमारी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी. देखिए, आई थिंक इस कॉन्टेक्स्ट में यू डू हैव, आई थिंक नाउ, ऑल लाइक अदर थिंग्स असाइड, जो फेडरल ओम्बड्समैन है, that actually does seem to be a fairly effective institution. और क्योंकि वो कॉस्ट फ्री है और आपको एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम में जजमेंट दे देता है, सो वो एक ऐसा इदारा है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स डू गो एक्चुअली फॉर डिफरेंट इश्यूज़. सो दैट इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप. सही, यानी कि यूनिवर्सिटी को अपने ऊपर काफ़ी जो है काम करना चाहिए ताकि इस तरह के मसले मसाइल जो आ रहे हैं सुर्खियों में वो ज़रा थोड़े से रुक जाएं. तो मैं आपकी बुक की तरफ बढ़ूंगी. 2006 में आपने एक पहली बुक लिखी थी, इन इंक्वायरी इनटू द कल्चर ऑफ पावर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. हैज़ अ यंग हिस्टोरियन उस टाइम पे आपका तजर्बा कैसा था? मेरा तो काफ़ी यानी कि अच्छा था, इन द सेंस कि मैं तब कायद आज़म यूनिवर्सिटी में ही था, और ये बेसिकली जो मेरी पहली किताब है इसका ओरिजिनल वर्जन मेरा एमफिल का थीसिस था, जो मैंने सिकंदर हयात साहब की सुपरविज़न में की थी. एंड मेरे जो एक्सटर्नल एग्जामिनर थे उस थीसिस के लिए वो एरिया स्टडी सेंटर में होते थे, रईस अहमद ख़ान मरहूम. तो ही इवेल्यूएटेड मी फॉर दैट, और बेसिकली उन्होंने भी मुझे बहुत इनकरेज किया कि आप इसको जो है एज सून एज़ पॉसिबल बुक शेप में आप लेकर आएँ. एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इन दैट सेंस कि इतने मेरे पास एडिशन टू द सुपरवाइज़र बट और भी जो सीनियर कॉलीग्स थे वो इतने इनकरेजिंग थे.
अच्छा, आपका काम ज़्यादा हम देखते हैं या रिसर्च देखते हैं, आप ज़्यादातर फोकस रखते हैं कल्चर ऑफ पावर पे। तो आप आसान लफ्ज़ों में हमें समझाएंगे कि ये जो पावर का सिस्टम है हमारे इदारों में, लॉज और सोशल बिहेवियर को कैसे शेप करता है? अ, देखें, आप इस तरह आप सोच सकते हैं कि हमारे ख़ित्ते में जो रियासत थी, तो 500 बीसी 300 बीसी से ले लें, जो मौर्यन एम्पायर से आप ले लें, तो उसके कुछ बुनियादी उसूल थे। एक ये था कि जो मुल्क है वो बादशाह सलामत की जागीर है। दूसरा उसका उसूल ये था कि जो बादशाह के मुलाजिम हैं वो उसके ज़ाती मुलाजिम हैं। और तीसरा ये था कि जो बादशाह और उसके जो मुलाजिम हैं उनकी जो भी यानी कि वो फ़ैसले करें, वो उसको इस तरह पेश करते थे कि जैसे कि ये एक डिवाइनली सैंक्शनड फ़ैसला हो रहा है। सो आप लॉफुल क्रिटिसिज्म जो है एज सच स्टेट की या रेजीम की करना जो है वो बहुत मुश्किल थी। अब इस चीज़ में ये होता है कि जो भी किसी जो है ओहदे पे होता है वो फिर अपनी मर्ज़ी करने की कोशिश करता है, और वो ये फिर कोशिश करता है कि जो मेरे ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो खुश रहें, और बाकियों के साथ फिर यानी कि जो भी मैं करना चाहता हूँ मैं अपनी मर्ज़ी जो है उनके ऊपर चला सही सकता हूँ। सही। So, to use a modern phrase, it is what you would call a sort of kiss up, kick down approach. So, ये हमारे आप समझें जब से हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है आपको ये चीज़ एक नज़र आती है सही बात कि है, दिस सही। इज़ हाउ वी एक्सरसाइज पावर। एंड ये जो कल्चर जो है जो स्टेट के लेवल पे, लेट्स से मैंने ज़्यादा फोकस क्योंकि स्टेट पे किया हुआ है, ये आपको प्राइवेट सेक्टर में भी नज़र आएगा आई एम श्योर, या आपको सोशल इंस्टीट्यूशंस में भी नज़र आएगा। ये एक शायद आपको ब्रॉडली स्पीकिंग सोसाइटी ने इसको इंटरनलाइज भी काफ़ी हद तक किया हुआ है। सो जब एक रूलिंग ग्रुप चेंज होता है, जब जैसे डायनेस्टी बदलती है या रजीम बदलती है या हुकूमत बदलती है, तो बहुत तेज़ी से जो नई रजीम होती है या नई हुकूमत होती है वो फिर उसी तरह बिहेव करना शुरू कर देती है एज़ कम्पेयर टू दी वन बिफोर इट। तो उसमें यही है कि जो बेसिक इसका मैनिफेस्टेशन है वो यही है कि आप फिर हुकूमत को या जो ताकत का इस्तेमाल है वो एक आर्बिट्रेरी फैशन में होता है। सही। अभी आपने बात की है कि आपने स्टेट लेवल पर अपना ज़्यादातर फोकस रखा है, तो आपकी किताब है द कल्चर ऑफ पावर एंड द गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आपने जिस ताकत का निज़ाम का जिक्र किया वो आज भी हमारे अदारों में जो है इसका वो अक्स नज़र आता है। क्या आप समझते हैं कि पावर स्ट्रक्चर हमारे जो है डेमोक्रेटिक और लीगल इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन करता है? देखें, जो डेमोक्रेसी है वो तो बहुत बाद की डेवलपमेंट है और रिलेटिवली रीसेंट डेवलपमेंट है। जो आपकी ये स्टेट की जो एक्सपीरियंस है वो बहुत पुरानी चीज़ है और जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से चली आ रही है। सो जो आपकी ये डेमोक्रेटिक लेट्स से एस्पिरेशंस हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आप समझें इस डीपर स्ट्रक्चर के ऊपर एक लेयर है, मगर जो डीपर स्ट्रक्चर है वो वहीं का वहीं है, वो कहीं भी नहीं गया। सो अगर आपके मुल्क में जमहूरियत भी होगी तो आपके यहाँ जो हुक्मरानी होगी वो स्वीडन या जापान की तरह की हुक्मरानी नहीं होगी, वो फिर आर्बिट्रेरी ही होगी, बिकॉज़ जो मुल्क है, जो माहौल है, उसकी जो है कंडीशनिंग इसी तरह हुई हुई है। सही। बट उसके अंदर रहते हुए यू कैन स्टिल गेट सम बेनिफिट्स फ्रॉम दिस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी हिस्ट्री में जो एक सबसे बड़ा मसला होता था, आप यानी कि मुग़ल दौर के बारे में पढ़ लें तो क्या होता था कि जी वॉर ऑफ सक्सेशन, कि जी कोई ऐसा हमारे पास तरीका नहीं है कि एक हुकूमत आए, अपना जो भी टर्म है या वक्त है पूरा करे
और फिर एक जो है लेजिटिमेट मेथड के थ्रू दूसरी हुकूमत को जो है ट्रांसफ़र कर दे पावर। सो नतीजा ये है कि अगर लेट्स से बादशाहत है तो बादशाह सलामत अगर लेट्स से काबिल हैं और कैरिज़मेटिक हैं और इफ़ेक्टिव हैं तो चलो उनकी ज़िंदगी तक शायद रियासत अच्छी तरह चल जाए। जब वो कमज़ोर हो जाएंगे या अगला जो है सक्सेशन का स्ट्रगल शुरू होगा तो आपको कुछ भी नहीं पता कि हर दफ़ा जो है आप बेसिकली सल्तनत को दाव पे लगाकर अगले बादशाह का फ़ैसला करते हैं। सो इससे निकलने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है वो बेसिकली ये कहती है कि आप एक लेजिटिमेट स्ट्रक्चर बना लें जिसके थ्रू आप हुकूमत बना सकते हैं और हुकूमत जब टेन्योर कंप्लीट करेगी अगली हुकूमत उसके थ्रू आ सकेगी। सो इसका ये नहीं मतलब कि उस चुनाव के बेसिस पर आपकी हुकूमत जो है बहुत अच्छी होगी या बहुत बुरी होगी। उसका सिंपली मतलब ये है कि आपके यहाँ एक इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी आ जाएगी जो किसी इंडिविजुअल से या किसी जो है एक हुकूमत से वो टाइड नहीं होगी। सो दैट इज़ द ग्रेट एडवांटेज लेट अस से ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो अगर आप लेट्स से इंडिया पाकिस्तान को देखते हैं तो डे टू डे लेवल पे इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नेंस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आपको अगर लेट्स से पता ना हो कि आप ये पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको वही सारी डे टू डे लेवल पे आर्बिट्रेरीनेस, करप्शन, पेटी वायलेंस, ओप्रेशन आपको हिंदुस्तान की भी मिलेगी और पाकिस्तान। इट्स ऑलमोस्ट अ डिटो कॉपी ऑफ ईच अदर। डिफरेंसेस एट द हायर लेवल जो इंडिया का पोस्ट कॉलोनियल सियासी निज़ाम है वो स्टेबल हो गया और उसमें एक प्रिडिक्टेबिलिटी आ गई कि हर 4-5 साल बाद चुनाव होगा, उस चुनाव के थ्रू जो भी आता है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाएगा एंड एट द एंड ऑफ द टेन्योर दोबारा से होगा। एंड ये जो है फेडरल लेवल पे भी चलेगा, प्रोविंशियल लेवल पे भी चलेगा और लोकल लेवल पे भी चलेगा। तो हिंदुस्तान में ये लेट्स से आम चीज़ है कि शायद लोकल गवर्नमेंट में एक पार्टी बैठी हुई हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में दूसरी पार्टी बैठी हुई हो और फेडरल गवर्नमेंट में तीसरी पार्टी बैठी हुई हो। बिकॉज हर लेवल पे लोगों के पास ये हक है कि आप जिस मर्ज़ी को वोट डालना चाहें, जिस बेसिस पे भी डालना चाहें। दैट्स अ सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर कि वेदर दैट इज़ अ गुड बेसिस और अ बैड बेसिस। सो आई थिंक दैट इज़ द डिफरेंस। सो जमहूरियत का ये नहीं मतलब है कि आपके यहाँ कोई जो है स्कैंडिनेवियन वेलफेयर स्टेट आप बन जाएंगे, बट ये ज़रूर है कि आप इस जो एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि आपका एक परमानेंट क्राइसिस रहता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, उससे आप निकल सकते हैं और एक इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी आपके मुल्क में आ सकती है। सही। अच्छा सर, आपके काम में एक बात सामने आती है कि पाकिस्तान का सिस्टम एंटी डेमोक्रेटिक एलिमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है, तो आप बता सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम पर कैसे पड़ता है? देखें, आई वुड से कि इसको अगर आप दो फेजेस में अगर आप देखें कि जो आपकी एजुकेशन सिस्टम कॉलोनियल पीरियड में था वो बाय डिज़ाइन लिमिटेड था और उसका मकसद जो है तालीम को आम करना नहीं था। जब पाकिस्तान बना तो जैसे कि और भी जो है न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे तो उन्होंने ये कहा कि जी हम जो है कोशिश करेंगे कि अब हमारे मुल्क में तालीम आम हो जाए। पाकिस्तान में अभी तक वो चीज़ नहीं हो पाई है। सो एट अ वेरी बेसिक लेवल, ठीक, आई मीन लीविंग असाइड कि जी आपका वो इंस्टीट्यूशनल कल्चर क्या है या नहीं है, पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट इट हैज़ नॉट सक्सीडेड इन अचीविंग जो यूनिवर्सल एनरोलमेंट होती है। नंबर 2 जो मेयार है तालीम का स्पेशली इन दी पब्लिक सेक्टर स्ट्रीम वो बहुत ही लो है। सो नतीजा ये है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं दे आर परफॉर्मिंग वेल बिलो जो उनका एक स्टैंडर्ड ग्रेड लेवल होना चाहिए। सो बेसिकली
आपने अपने मुल्क में इस तरह कर दिया है कि दे आर द अनएजुकेटेड एंड द अंडर एजुकेटेड बेसिकली, और द मिस एजुकेटेड एज द केस माइट बी। फिर जो आपकी इलीट है उन्होंने अपने लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। बेसिकली उनको जो है पाकिस्तान में बैठे बैठे इब्तदाई तालीम से लेकर बेसिकली हाई स्कूल लेवल तक जो है वर्ल्ड क्लास तालीम मिल जाती है, और फिर वो यहाँ से उठ के बाहर चले जाते हैं, या कुछ एक दो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर वो अपने बच्चों को भेज सकते हैं। एंड फॉर देम दिस मीन्स दैट देयर इज़ ट्रिमेंडस एडवांटेज, क्योंकि आपने इफ़ेक्टिवली जो लेट्स से 95% ऑफ द पॉपुलेशन है उसको कंपटीशन से नॉकआउट कर दिया फॉर द गुड जॉब्स, फॉर द गुड पोजीशंस, फॉर द गुड एवरीथिंग। ऐसी बात है। सो अब ये बात आती है कि जो हैव नॉट्स हैं बेसिकली, जो ये 98% हैं, इनको क्या ये एहसास होता है कि वो एक्चुअली हैव नॉट्स हैं, कि बेसिकली वो इस जो है 1% के विक्टिम्स हैं इन अ सेंस। एंड विक्टिम्स जो हैं बाय डिज़ाइन है, इन द सेंस कि जिस तरीके से ये चीज़ इस चीज़ को बिगाड़ा गया है, जिस तरीके से जो है अंडर फंडिंग की गई है, सेक्टर को स्टाफ किया गया है ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, तो डू दे अंडरस्टैंड दिस? हु इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू देम? बेसिकली ये वो काम है जो आपके जो यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स कर सकते हैं। सो अगर आप उन यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स को इफ़ेक्टिवली डिट्रैक्ट कर दें, उनको गलत उस पर लगा दें, ठीक, उनको बेसिकली मेन स्ट्रीम इशूज़ से आप हटा दें, जैसे कि पहले हम भी डिस्कस कर रहे थे, तो उसका नतीजा ये होगा कि आपकी जो ये ओवरवेलमिंग मैस है जो अंडर सर्व्ड है या बिल्कुल सर्व्ड नहीं है, उनके पास कोई लीडरशिप नहीं होगी जो उनको रिप्रेजेंट कर पाए। सही बात है। So that is the overall, structural problem, let's say, that we face. ओके, यानी कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को भी जो है काफ़ी काम करने की ज़रूरत है इन सब के अंदर, क्यों स्टूडेंट को जो है साइडलाइन करते हैं। इसी के साथ में अगर एक क्वेश्चन यहाँ ऐड करूँ कि हम देखते हैं पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी नामवर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनको मेंटल स्ट्रेस और प्रेशर से गुजारा जाता है स्टूडेंट को। जब यही स्टूडेंट प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेके उनको ख़राब करते हैं, सीधे अल्फाजों में बोलूँ तो बदनाम करता है। आपको नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठ जाएगा? अच्छा, ये लिंक करते हैं पिछले क्वेश्चन के साथ कि हम जो है स्टूडेंट को डिट्रैक्ट कर देते हैं। नहीं, देखें, अगेन द थिंग इज़ कि यू विल हैव टू, आई मीन, लुक एट, लेट्स से इट माइट वेरी कि डिसिप्लिन बाय डिसिप्लिन एज वेल। जो स्ट्रेस होती है ऑफ ये जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये पूरी दुनिया में होती है। ये बेसिकली बाय डिज़ाइन ये एक बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ होती है हर एक के लिए। उसमें ऑब्वियसली आपके ऊपर एकेडमिक प्रेशर भी होता है, सोशल प्रेशर भी होता है, काफ़ियों के लिए इकोनॉमिक हार्डशिप भी हो रही होती है बिकॉज ऑफ देयर डिसीजन टू परस्यू हायर एजुकेशन। तो ये सारे प्रेशर्स जो हैं वो आपको अफेक्ट करते हैं। काफ़ी लोग जो हैं इन प्रेशर्स के बेसिस पर शायद फिर सोचें कि भाई जिस यूनिवर्सिटी से हमने ये तालीम हासिल की वाइल सफरिंग ऑल ऑफ दिस, उससे वो शायद नफ़रत करना शुरू कर दें। ठीक है, वो उनकी राइट है ऑब्वियसली। बहुत सारे लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स हैं अलमनाई में जो यूनिवर्सिटी को जेनरसली सपोर्ट भी करते हैं। सो आई गिव यू एन एग्ज़ाम्पल कि क्योंकि हमारा ये बजट का क्राइसिस हमेशा से रहा है बेसिकली कायदे यूनिवर्सिटी में, तो जो लेट्स से हमारी हिस्ट्री डिपार्टमेंट की जो अलमनाई है, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, दे आर ऑलवेज़ हैप्पी टू कंट्रीब्यूट टू इट। और उनमें से वो भी स्टूडेंट्स हैं जो शायद एक ज़माने में बड़े लड़ाइयों में भी इन्वॉल्व होते थे, but now many of them have gone on to careers in the bureaucracy or other places, और उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आई एम श्योर दे माइट हैव हैड अ टफ टाइम एट द यूनिवर्सिटी।
सो एक ये भी जो है वो चीज़ इसमें आ जाती है कि ऑब्वियसली एवरीवन इज़ नॉट गोइंग टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस एट यूनिवर्सिटी। सही। तो ये जो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स प्रेशर में आके, स्ट्रेस में आके, इस पे तो मूवीज़ भी अब हाईलाइट होने लग गई हैं हमारी, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेशर से गुजरते हैं यूनिवर्सिटीज़ में और फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? देखें, जो भी सुसाइड की जो केसेस होते हैं, आप इनके ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते. यू एक्चुअली नीड ए वेरी serious investigation of that individual case by a trained psychiatrist or a trained psychologist. So ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर certainly मैं qualified नहीं हूँ कि मैं comment करूँ कि why would any particular student do something like this. आपके ख्याल में जो यूनिवर्सिटीज़ में रिफॉर्म्स का आगाज़ होना चाहिए वो किस लेवल पे? एडमिशन सिस्टम से, एहतसाब, या स्टूडेंट की नज़रियाती तरबियत? ओके, तो बेसिकली अगर आप लेट्स से एक चीज़ को ठीक करें और बाकी चीज़ों को ना करें, तो फिर जो आपका एक जो रिफॉर्म है या एक चीज़ पे जो फोकस है, दिस इज़ समथिंग जो इतना फिर आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स नहीं देगा. सो अगर आपने रिफॉर्म करना है तो फिर आपको कॉम्प्रिहेंसिवली करना चाहिए. इट्स नॉट सिंपली अ क्वेश्चन कि आप एक चीज़ ठीक कर दें या दूसरी चीज़ ठीक कर दें. हैविंग सेड दिस, जो आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि उनके पास फंड्स नहीं हैं, और वो जो उनके अपने स्टूडेंट्स हैं उनको उतना नहीं चार्ज कर सकते कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल या सस्टेनेबल जो है वो बन जाएं. सो बाकी जो ये सारे जो इश्यूज़ हैं कि जी आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है या आपके पास बाकी चीज़ें नहीं हैं, ये इससे जो है टाइड हो जाती हैं. विद इन दिस ऑफ कोर्स, अगर लेट्स से यू हैव टू पिक वन, कि जी यू मेंशन लेट्स से एडमिशंस, सो आई वुड थिंक कि अगर आप एडमिशन्स के लेवल पे अच्छी जो है स्क्रीनिंग कर लें in terms of a written test or an interview or something to that effect, तो you will end up admitting more students जिनका अच्छा चांस है कि वो अपनी पूरी जो है डिग्री कंप्लीट करके जाएं. And I think that would also be to the advantage of those students and to the university. सही. आप अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अपनी खुददारी को तरजीह दो, लेकिन जब कैंपस में हम देखते हैं तो कब्ज़ा, एक्सट्रीमिज़म इस लेवल का है कि उनकी फ्रीडम जो है वो सप्रेस्ड होती है. जब उनकी फ्रीडम को सप्रेस किया जाता है तो तालिब इल्म अपनी जो खुददारी है वो कैसे बचाए? ओके, सो पहली चीज़ तो ये है कि यू नीड टू आस्क हु एग्जैक्टली इज़ सप्रेसिंग दी स्टूडेंट्स, क्योंकि जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का वैसे जो इम्प्रेशन है, जो हमने पहले डिस्कस भी किया है, वो तो ये है कि एट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एक बहुत ही टर्बुलेंट सा, क्योटिक सा माहौल है, और जो इंतज़ामिया है वो बेसिकली हेल्पलेस है बिफोर द स्टूडेंट्स, और यूनिवर्सिटी जो है वो हर सेमेस्टर में जो है बंद भी हो जाती है किसी जो है स्टूडेंट के ग्रुप के कहने पे. So I think that is one thing that we need to reflect upon, at least as far as QAU is concerned, who is doing the oppressing. The other thing is कि let's say regardless of who is doing the oppressing, जब तक आप स्टूडेंट्स को एक genuinely elected representative forum नहीं देते यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनके पास वो मेकनिज़म नहीं होगा अपने legitimate grievances को नंबर 1 एक्सप्लेन करने के लिए और नंबर 2 रिड्रेस करवाने के लिए. सो उसका हल जो है वो फिर यही होता है कि यू हैव टू गिव देम ए प्रॉपर रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी. सही. सर, हमारे पॉडकास्ट का वक्त जो है ख़त्म होने वाला है. मैं आपसे जो है कुछ आखिरी सवाल बस करूँगी. पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं एकेडमिक के जो है प्रेशर से गुजरते हैं, इन्फ्लेमेशन भी चल रही है, तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि सबको कैसे हैंडल करें वो?
ओके, सो आई थिंक कि एक चीज़ जो अब स्टूडेंट्स को ज़्यादा यानी कि अवेयर होना चाहिए, इनफैक्ट आई एम श्योर वो मुझसे तो ज़्यादा ही अवेयर होंगे इस चीज़ के बारे में, वो ये है कि एआई की वजह से और डिजिटलाइजेशन की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो आप अपने आप को ख़ुद सिखा सकते हैं, और ये वो इस तरह के स्किल्स हैं जो आपको एक्चुअली आगे जाकर वर्किंग लाइफ में भी बहुत फ़ायदा देंगे। एक जो बहुत बड़ा क्राइसिस जो है ओवरऑल हायर एजुकेशन सेक्टर फेस कर रहा है वो ये है कि जो हमारी ट्रेडिशनल 4 ईयर की अंडर ग्रेड डिग्री है, या फिर जो आपकी ट्रेडिशनल 1 ईयर 2 इयर्स की जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ होती हैं, उनका अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या रहा एज़ फार एज़ दी मार्केट इज़ कंसर्न्ड। क्योंकि अगर आप लेट्स से किसी भी सब्जेक्ट में जा रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग 4 5 6 इयर्स ऑफ योर लाइफ मे बी ओवर देयर, यू आर इन्वेस्टिंग मनी ओवर देयर, तो आपका फिर उसके बाद जो लेट्स से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो एग्जैक्टली क्या होगा। दिस इज़ समथिंग जो आपको पहले से जो है इसके बारे में सोचना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको ऑब्वियसली एक ओवरऑल एक्सपोजर दे सकती हैं, आपको एक्सेस दे सकती हैं टू गुड लाइब्रेरीज़, गुड फैकल्टी, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, बट जो आपको आगे जाकर स्किल सेट है उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर टू लर्न and relearn on your own initiative. And one of the things that I've noticed, और ये हमारा basically overall educational culture का मसला है, वो ये है कि we think कि अगर हमने पेपर पे अच्छे नंबर ले लिए या हमने अच्छा रट्टा लगा लिया और नंबर अच्छे आ गए एग्ज़ाम में, तो इसका मतलब है कि हमने एज अ स्टूडेंट जो है अपना काम पूरा कर लिया है. Now it is the job of the society or the state to recognize that and to reward us with something. ये अब एटीट्यूड जो है ये अब आगे जाकर competitive बिल्कुल भी नहीं रहा. You have to learn these skills, and again you see a lot of universities don't have the structure to teach many of these skills as well, क्योंकि वो खुद जो है एक आप समझें 10-15 साल पुराना जो है उनका एक लूप चल रहा है, और जब तक वो फीडबैक आएगा मार्केट से और वो अपने आप को ठीक करेंगी, मैनी ऑफ दी कोहॉर्ट्स वुड हैव पास्ड आउट. सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एजुकेशन. सही सर, आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि हमें अपनी स्किल्स पर जो है काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी स्किल्स को पॉलिश करेंगे ही आगे जाके फ्यूचर में हमें काम आएंगी, क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन का दौर है. इसी के साथ सर आखिरी सवाल, एक फेवरेट लेटर लिखा था आपने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का और वो बहुत वायरल गया था. आपने उसमें एक चीज़ मेंशन की थी कि अपने आप से लड़ना बंद करो, अपने दुश्मनों से लड़ो. इसका क्या मतलब था? देखें, मैं तो ऑब्वियसली कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा था, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एक बहुत ही ख़ास जगह है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, और काफ़ी केसेस में वो अपनी फैमिली की पहली जनरेशन होती है जो हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं. काफ़ी केसेस में उनका पहला इस तरह का यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर होता है. द थिंग इज़ कि एक दफ़ा आप अगर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आ गए किसी न किसी तरीके से, मेजॉरिटी हमारी पब्लिक सेक्टर स्ट्रीम से आती है, तो बेसिकली आपके पास 4 साल हैं कि आप अपने आप को इतना कंपेटिटिव कर लें कि जब आप यहाँ से निकलेंगे you have at least a 50% chance of competing for a good position against a LUMS graduate or a foreign university graduate. सर उसमें आपने जिक्र किया दुश्मन. दुश्मन कौन है? The enemy in the context of public education in Pakistan is the Pakistani elite. इसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल ने बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा था कॉल्ड द 1% रिपब्लिक. ये डॉन में छपा था.
एंड उसमें जो है ही वेरी वेरी फोर्सफुली मेड द केस कि बेसिकली पाकिस्तान में जो मनसूबाबंदी होती है और जो चांसेस दिए जाते हैं वो एक इनफैक्ट नॉट इवन 1%, उस आर्टिकल में उन्होंने आगे भी उसको रिफ़ाइन कर दिया था क्योंकि कोई तकरीबन लेट्स से 10-15 हज़ार फैमिलीज़ हैं who would more or less control everything. So अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर स्ट्रीम से आ रहे हैं सो आपस में जो है आपके जो मर्ज़ी वट एवर इशूज़ यू मे थिंक यू हैव विथ ईच अदर, जो आपका एक्चुअल कंपेटिटर है, जो आपका एक्चुअल राइवल है, वो इन लोगों में से है और आपने उसके साथ आगे जाकर compete करना है. सो आप अपने इदारे को जितना नुकसान पहुंचाएंगे, जितना उसको बंद रखेंगे, जितना आपस में जो है इस तरह की जो है लड़ाई मसाइल करेंगे, तो ये जो लोग हैं ये तो खुश ही होंगे देखकर. सही है. और ऊपर से जो उनका एक सॉर्ट ऑफ नैरेटिव है कि जी ये जो लोग जो आ रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ये इस काबिल नहीं हैं कि उनको अच्छी तालीम दी जाए, देखो जी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को क्या ये तबाह कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं एट्सेट्रा. सो एंड यू नो देयर इज़ अ रियल लेट अस से fear and hatred on part of this elite for people who come from places all over Pakistan and go to Quaid-e-Azam University. So उनके जहन में तो क्लियर है कि उनका जो है एनिमी कौन है. अनफॉर्चुनेटली जो उनके विक्टिम्स हैं उनके जहन में ये चीज़ बिल्कुल नहीं बैठती कि उनका रियल जो है स्ट्रगल जो है किसके साथ है. सही. तो सर उसमें आपने सेल्फ रिस्पेक्ट का भी जिक्र किया है, इस पे बात करेंगे? एज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इसका मतलब क्या था? सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पे आपने मेंशन किया, सेल्फ रिस्पेक्ट किसकी? कहीं कोई डैमेज हो रहा है क्या? देखें कि अगर आप अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक, और आप ये समझ रहे हैं कि ये नुकसान पहुँचाकर मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ या मेरी कितनी जो है यहाँ पर चौधराहट है, सो दैट shows not just a lack of self-respect but also a lack of self-awareness. सही. तो यहीं पर जो है हमारा पॉडकास्ट ख़त्म हो गया. आपने बहुत खूबसूरती से सर हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया. इसी के साथ नाज़रीन मेरे पॉडकास्ट आज के मेहमान का वक्त ख़त्म हो चुका है. अपनी मेज़बान नवीदा शेख को इजाज़त दीजिए. दोबारा हाजिर होंगे नए मेहमान और नए मौजू के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.